हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम धुन में। दोस्तों, बीपीएससी की जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं टीआरई 4 की या 5 की, उन सभी के लिए क्लास 1 हम लेकर आए हुए हैं। और स्पेशली इसमें दोस्तों हम कॉमन सब्जेक्ट्स को देखेंगे, जिसके अंतर्गत सामान्य अध्ययन को हम यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बिहार के ये डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और बीपीएससी के नए पैटर्न पर आधारित हैं। तो ये स्पेशल क्लास आप सभी की सेवा में हाजिर है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय किसी भी अध्यापक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सामान्य अध्ययन आएगा और उन सभी के लिहाज से आपको कॉमन क्वेश्चंस पर ध्यान देना है। तो पहला क्वेश्चन लेंगे दोस्तों, और यहाँ पर हम प्रयास करेंगे कि सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मेडिवल हिस्ट्री, फिर आपका मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करें, फिर ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस, फिर इस तरह से सारी चीज़ें वैरी करेंगी। तो दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन में आता है, प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन कहाँ पर है? तो ये दोस्तों राजस्थान राज्य में है। अगला प्रश्न है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत में कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। भारत की प्राचीनतम संस्कृति की अगर बात करें तो पूरा पाषाणिक संस्कृति है। दोस्तों, भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला स्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों भीमबेटका में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों पाटने से प्राप्त होता है। और दोस्तों अगला प्रश्न है, चिरांद पुरास्थल पर प्राचीनतम किसके अवशेष मिले हैं? तो नवपाषाणिक संस्कृति के अवशेष मिले हैं। और दोस्तों अगला प्रश्न है, जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ था वह कहलाता है? तो दोस्तों नवपाषाण काल। और दोस्तों दमदमा पुरास्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। और अगला प्रश्न आता है, कैल्कोलिथिक युग, ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक है और इसको कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। तो ये दोस्तों कॉपर एज जो होती है आपकी, ताम्र पाषाण युग जिसको कहते हैं, उसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। अब सैंधव सभ्यता से जुड़े हुए प्रश्न लेंगे। दोस्तों अगर देखा जाए तो इस समय मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो ये आपके पाकिस्तान में है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा का उत्खनन किया गया था तो दोस्तों 1921 ईस्वी में। और अगला प्रश्न है, प्राक सैंधव काल के किस पूरा स्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों अगर हम बात करें तो कालीबंगा पूरा स्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति यानी कि सैंधव संस्कृति के उपकरण निर्मित थे? तो यह ताम्र, तांबे और कांसे से। अगला प्रश्न है, आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक ना के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा? तो 900 साल तक यहाँ दोस्तों आईआईटी खड़गपुर का दावा है अध्ययन दल की रिपोर्ट का कि लगातार 900 साल तक छुटपुट बारिश होती रही, मतलब ना के बराबर बारिश होती रही। इसी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो दोस्तों नगर नियोजन। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आया है। और दोस्तों अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति थी? तो दोस्तों अगर हम नेचर की बात करें, प्रकृति की बात करें, तो ये नगरीय सभ्यता थी। और दोस्तों वह हड़प्पा कालीन स्थल जहाँ से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, तो बनावली। और अगला प्रश्न है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जितने मैं प्रश्न महत्वपूर्ण बता रहा हूँ दोस्तों, उनको आप लोग विशेष तौर पर याद करेंगे। आर.डी. बनर्जी, दयाराम साहनी, के.एन. दीक्षित और एम.एस. वत्स, ये दोस्तों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से जुड़े हुए थे। और अगला प्रश्न है, हड़प्पा का बंदरगाह है? तो ये दोस्तों लोथल में है। अगला है, सिंधु घाटी से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल, ये दोस्तों किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है।
अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट, इसको डाल लें। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः उपयोग हुआ है, तो ये रेड कलर का, लाल रंग का। सिंधु सभ्यता अगर देखा जाए तो किस युग के अंतर्गत आती है, तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ये आती है। अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं, हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था मेसोपोटामिया के साथ, और सिंधु घाटी के लोग कैसे थे, शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। चनहूदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो कहाँ पर स्थिति है, सिंधु में दोस्तों स्थित है। अगला जो टॉपिक है वो हमारा वैदिक सभ्यता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न वैदिक सभ्यता से पूछ लिए जाते हैं। वेदों में प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है और पुरुषार्थ हैं 4, और गायत्री मंत्र दोस्तों ऋग्वेद से मिला हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगला है, यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहितों का जो वर्णन है वो ऋग्वेद में मिलता है। वेदों की संख्या 4 बताई गई है, और त्रयी का अभिप्राय 3 वेद से है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था परशुड़ी नदी के तट पर, और ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है सोम और इस पेय पर नामांकित देवता को। दोस्तों बेगज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। दोस्तों अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई है धर्मशास्त्रों के समय में। और दोस्तों एक वेद जो धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है वो है यजुर्वेद, और दोस्तों वैदिक देवता नहीं था कार्तिकेय। महापुराणों की संख्या कितनी है, 18 महापुराण हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भागवत और शैव धर्म से संबंधित प्रश्न देखेंगे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पार्श्वनाथ थे, और त्रिपिटकों का संबंध है बौद्ध धर्म से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था सारनाथ में, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, ये तीनों आपको कहे जाएंगे। अगला प्रश्न लेते हैं, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था किसको, गौतम बुद्ध को, और भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन व्यतीत किया है गया में। दोस्तों बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया था दोस्तों मोग्गलीपुत्त तिस्स द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, थर्ड बौद्ध काउंसिल, ये पाटलिपुत्र में, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तृतीय बौद्ध संगीति ये कहाँ पे आयोजित हुई दोस्तों, पाटलिपुत्र में। प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी राजगृह में, रावय पाक, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं चारों बौद्ध संगीतियाँ। वह शासक जिसने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी ये कनिष्क है, और चौथी बौद्ध संगीति बुलाई गई थी कनिष्क के द्वारा। और भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति राजगीर में हुई थी। और दोस्तों प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था अजातशत्रु द्वारा। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति काउंसिल का आयोजन हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, और महात्मा बुद्ध ने परिनिर्वाण प्राप्त किया था कुशीनगर में, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और भारतीय दर्शन में दोस्तों देखा जाए तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है वैशेषिक ने, और वैशेषिक भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। त्रिरत्न, 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया, ये संबंधित है जैन धर्म से। और पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष स्थूल भद्र को माना जाता है, और महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, और भरहुत और अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे बौद्ध धर्म के। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण यानी कि गृह त्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था, ये अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र थे। दोस्तों बौद्ध संघ की पहली महिला अनुयायी सदस्या थी प्रजापति गौतमी, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य कथन है कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जैन का मोक्ष
स्थान क्या है? पावापुरी है। और दोस्तों वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी कि कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया था, जृंभिक ग्राम है ये, काफ़ी टिपिकल सा नाम। महावीर का जन्म स्थान है कुंडग्राम। त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक है बौद्ध धर्म की। अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिपिटक लिखी गई है पाली भाषा में और भगवत संप्रदाय के विकास में अत्यधिक योगदान था गुप्त का। और आजीवक संप्रदाय के संपादक थे मक्खली गोशाल। और बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रम गृह में किया गया आजीविकों ने। और सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ 14 पूर्व है। और जैन कल्पसूत्र को लिखा भद्रबाहु ने। प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। वह बात जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है वो आत्मदमन की है। 16 महाजनपदों से जुड़े हुए सवाल काफ़ी बार परेशान करते हैं अभ्यर्थियों को। कौशल और मगध के मध्य संघर्ष का आरंभ हुआ था अजातशत्रु के समय में। और मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी थी? मगध। और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार मगध पर राज्य करता था। वह शासक जिसने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयीन था। और अवंती राज्य की राजधानी उज्जैन थी। दोस्तों अवंती का राजा चंद्रप्रद्योत था। और दोस्तों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक गणतंत्र था मल्ल। और मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह गिरिव्रज थी। और अजात शत्रु के वंश का नाम था हर्यंक। और दोस्तों विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था लिच्छवी के द्वारा। दोस्तों ईसा पूर्व 6ठी शती में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वैशाली में। और दोस्तों 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। और दोस्तों प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। अंग जनपद की राजधानी चंपा थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वत्स का राज्य स्थित था इलाहाबाद के आसपास। और दोस्तों प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था गांगेय मैदान। दोस्तों मौर्य और मौर्योत्तर वंश को हम थोड़ा सा देखते हैं। मौर्य साम्राज्य का द्वारा महल बनवाया गया था कुम्हरार में। और दोस्तों शक संवत का प्रारंभ हुआ 78 ईस्वी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत की थी रुद्रदामन ने। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसको मैं कहूँगा। और दोस्तों मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। और मेगस्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। वह पुस्तक जो बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है दिव्यावदान है। और मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय फौजदारी प्रकार का न्याय करता था। समाहर्ता महासंग्रह करता था। और दोस्तों मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। और मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र विभाजित था 15 अधिकरणों में। और दोस्तों वह शिलालेख जिसमें अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया भाब्रू था। और दोस्तों वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है भाब्रू स्तंभ ही है। और अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृत भाषा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था प्रिंसेप ने। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः प्रियदर्शी नाम से जाने जाते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों अशोक का वह अभिलेख जिसमें अकाल दुर्भिक्ष का उल्लेख है सौह गौरा था। और दोस्तों भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य शासक के द्वारा की गई थी। और दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य था एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक। और प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त थे। वह अभिलेख जिससे यह साबित होता है
कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। दोस्तों, वह शासक जिसने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था, ये चंद्रगुप्त मौर्य ही था। और वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय की थी, ये चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। और जिसके साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह विशाखदत्त है। और दोस्तों, कौटिल्य और चाणक्य सम्राट का प्रधानमंत्री था। ये किस सम्राट का प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौटिल्य को कहा जाता है, ये हैं भी। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों के पहलू पर प्रकाश डाला गया है। और दोस्तों, नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया है मौर्य राजवंश ने। और सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान कराई थी विलियम जोन्स ने। और दोस्तों, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र आधारित है, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास विषय पर। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में दिया था 500 युद्धक हाथी। और मेगस्थनीज दूत था सेल्यूकस का। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासक का वर्णन उपलब्ध है, इंडिका है। और दोस्तों, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में। दोस्तों, इंडिका का लेखक मेगस्थनीज था। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का था पौत्र। और दोस्तों, मौर्य शासक अशोक की रानी थी कारुवाकी। और दोस्तों, बौद्ध एक वैश्विक धर्म बना अशोक के प्रयास से। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, श्रीलंका था। और अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा पाटलिपुत्र नगर में आयोजित की गई थी। और दोस्तों, अशोक ने कलिंग राज्य पर आक्रमण किया था। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था, यह आपको बताया ही। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। और दोस्तों, मौर्य वंश के पश्चात शुंग वंश का राज्य स्थापित हुआ। और गौतमी पुत्र सतकर्णी का संबंध सातवाहन वंश से था, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और शुंग वंश के बाद कण्व वंश ने भारत पर राज किया। दोस्तों, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाथी गुम्फा लेख के साथ। और दोस्तों, कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा प्रशस्ति अंकित है प्राकृत भाषा में। शक संवत प्रारंभ हुआ 78 ईस्वी में। शक संवत की स्थापना का श्रेय कुषाणों को जाता है। वह राजा जिसके युग में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ था, कनिष्क थे। और सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था विमकड़फिसस ने। और दोस्तों, कला की गांधार शैली फली फूली है कुषाणों के समय में। और कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा कश्मीर नगर में आयोजित की गई थी। और दोस्तों, सांची का विशाल स्तूप निर्धारित करता है मौर्य के समय को। दोस्तों, वह पुरातात्विक स्थल जो मौर्य राजा प्रसाद से संबद्ध था, कुम्हरार है। और दोस्तों, मौर्य साम्राज्य से संबंधित एक तांबे की प्लेट है ताम्रपत्र। और बराबर की गुफाओं को अशोक ने आजीवक संप्रदाय को दान में दिया था। और पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। दोस्तों, भूमि अनुदान को दिए गए थे ब्राह्मण को दिए गए थे, भूमि अनुदान ब्राह्मण को दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे। महत्वपूर्ण प्रश्न, किरातार्जुनीयम ये पुस्तक लिखा था भारवी ने। और दोस्तों, कल्हड़ की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है। दोस्तों, पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी सातवाहनों के द्वारा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, सुमेलित करने के लिए आएगा तो चंद्रगुप्त प्रथम को आप सुमेलित करोगे कुमार देवी से, समुद्रगुप्त को प्रयाग शिलालेख से, और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य से, और कुमार गुप्त प्रथम को महेंद्रादित्य से। ठीक है दोस्तों। चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत पहुंचा था 629 ईस्वी में। वर्धन राजवंश की राजधानी थी पुष्यभूति ने। वर्धन राजवंश की स्थापना की थी पुष्यभूति ने। चलिए, हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था। हर्षचरित ये बाणभट्ट ने लिखी है।
थानेश्वर राजधानी थी वर्धनों की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। और दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म शासन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण मुस्लिम आक्रमण बना और नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त थे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त, और कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था। और दोस्तों कर्नाट वंश का संस्थापक नान्य देव थे। और दोस्तों ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क जावा सुमात्रा से था। वह कवि जिसने कुमार संभव महाकाव्य लिखा था कालिदास ने। और दोस्तों आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार वांग भट्ट थे। और दोस्तों 12 प्रकार की भूमि का वर्णन अमरकोश में किया गया है। देवी चंद्रगुप्तम नाटक के रचनाकार विशाख दत्त हैं। मुद्रा राक्षस इनके भी विशाख दत्त हैं। और गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किए थे स्कंद गुप्त थे। स्कंद गुप्त ने दोस्तों हूणों को पराजित किया था। और दोस्तों वह गुप्त शासक जिसने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी चंद्रगुप्त द्वितीय थे। और दोस्तों 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपारा, काम्बे, भड़ौच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। वह गुप्त शासक जिसने शकों को पराजित किया और इस कारण शकारी कहलाया, ये चंद्रगुप्त द्वितीय था। और दोस्तों गुप्त शासकों में से विक्रमादित्य उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और दोस्तों मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख का चंद्र संबंधित है चंद्रगुप्त द्वितीय से। चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों गुप्त साम्राज्य के शासक थे। और प्रसिद्ध यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही की थी। और दोस्तों वह भूमि जिसको अपहृत कहा जाता है बिना जोती हुई जंगली भूमि है। और दोस्तों पहली बार यह व्याख्या की गई थी कि पृथ्वी ने अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है आर्यभट्ट ने। और दोस्तों वह बंदरगाह जो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग में आता था ताम्रलिप्ति है। दोस्तों गुप्त काल का मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। और दोस्तों गुप्त स्वर्ण मुद्राएं किसके अभिलेख में दीनार नाम से अंकित हैं, ठीक है। और दोस्तों गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में अर्थ व्यवस्था में पतन दिखता था, यह तर्क दिया है आर्य शर्मा ने। और दोस्तों गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपज का 6वां भाग। वह शासक वंश जिसने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था गुप्त वंश में। और दोस्तों नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, गुप्त काल की। प्राचीन भारत में सबसे अधिक समय तक शासन किया है गुप्त वंश ने। और समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख इलाहाबाद अभिलेख में मिलता है। और दोस्तों प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक हरिसेन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के 9 शासकों का जिक्र किया गया है। और दोस्तों प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है समुद्रगुप्त को। नालंदा ताम्रलेख में समुद्रगुप्त गुप्त शासक को परम भागवत कहा जाता है। दोस्तों वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, ये चंद्रगुप्त प्रथम थे। और दोस्तों पंचतंत्र लिखा है विष्णु शर्मा ने। और झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां गुप्त कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। दोस्तों गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल के से संबंधित अगर प्रश्न देते हैं तो एरण अभिलेख का संबंध भानुगुप्त शासक से है। हरिसेन गुप्त शासक का दरबारी कवि समुद्रगुप्त का था। देखिए हरिसेन गुप्त शासक का दरबारी, किस गुप्त शासक का दरबारी कवि था हरिसेन, तो दोस्तों समुद्रगुप्त का। वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने माता पिता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी, ये कृष्णदेव राय थे। संगम काल का अगर महत्वपूर्ण प्रश्न देखें तो संगम युग में उरैयूर विख्यात था, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था ये।
और संगम काल में तमिल में महाभारत लिखी है वल्लीपुतुर ने। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा भी गया है। चलिए दोस्तों, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, मेगास्थनीज दूत था दोस्तों सेल्यूकस का। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है इंडिका है, और मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। और दोस्तों मौर्य शासक अशोक की रानी थी कारुवाकी। और दोस्तों बौद्ध एक वैश्विक धर्म बना अशोक के प्रयास से। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था श्रीलंका था। अशोक ने दोस्तों कलिंग पर आक्रमण किया था। ये प्रश्न आई थिंक रिपीट हो रहे हैं, मैंने पहले ही डिस्कस किया है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुम्फा लेक के साथ। तो दोस्तों ये सारे प्रश्न यहाँ से हो चुके हैं। आशा है आपको 25 मिनट में बहुत ही ज़्यादा प्रश्नों का फटाफट रिवीजन देखने के लिए मिला है। अगर इसी तरह से प्यार और सहयोग बना रहा आपका तो आगे भी वीडियो लाएंगे और बीपीएससी टीआरई 4 और 5 से जुड़े हुए सभी टॉपिक्स को यहाँ पर डिटेल तरीके से डिस्कस किया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।